अध्याय 8 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं आज प्रश्नावली 8.5। इसका पहला सवाल है कि निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। ये हम जोड़ पहले हम लोग देख चुके हैं, कई जोड़ हम इस तरह के जोड़ चुके हैं। अब हमें पुनः इसको इस पर काम करना है। ये जो दिया है 0.007 धन 8.5 और धन 30.8 और उधर बी का पार्ट है। तो पहले ए शुरू करते हैं। तो लिखे देखिए, जब ऐसे सवाल दिए हों जिनमें दशमलव और क्या बोलते हैं दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, यानी कि इसको हजारवां भाग बोलते हैं, और इसी तरह ये कुछ इकाई दहाई भी दिए हों, तो इनको ऐसे सीधे सीधे ना जोड़ के आप ऐसा जोड़ लिया करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। 0.007 लिख देंगे इसको, और 8.5 यानी इकाई में 8 है, दशमलव में 5 है, और 30 है तो 30 यहाँ पर आएगा, और 0.08। अब देखिए जहां जगह खाली हो, मैंने बताया था कि जहां भी जगह खाली है इसको पहले भर लिया करें। कैसे भर लेते हैं? जैसे इसके नीचे से शून्य खाली है, इसके नीचे जगह खाली है, इसको भर लीजिए, इसको भर लीजिए, इसको भर लीजिए। अब ये देखिए क्या बराबर बराबर दिखने लगे। अतिरिक्त शून्य दाहिने तरफ या अतिरिक्त शून्य दशमलव के इस पार, मतलब दशमलव के दाहिने तरफ अतिरिक्त हिस्से में, और दशमलव के बाएं तरफ वाले हिस्से के बाएं तरफ अतिरिक्त शून्य लगाने से उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना है आपको। तो अब इससे ये 7 बन जाता है, इससे ये 8 बन जाता है, इससे ये 5 बन जाएगा, और ये दशमलव आ जाता है, और ये 8 और ये 3, यानी 38.587 इसका जोड़ हो जाएगा। उसको देखेंगे बी वाले पार्ट को। तो बी वाले पार्ट में पहले क्या है 15, तो इसको पूरा पूरा 15 लिख लीजिए, ठीक है। और 0.632, तो शून्य कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये इकाई है। कहाँ रखना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने उसका स्थानीय मान सही रख दिया तो अब 15 के बाद इधर कोई तो था नहीं, 15 के बाद, तो आप ये काम करेंगे 1 2 3 शून्य लगा दें, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक आ चुके हैं, और इधर 1 अंक खाली है, तो आप यहाँ पर 1 शून्य और लगा लो। और इसी तरह 13, तो ये 13 और 0.8। अब 8 के बाद 2 अंक खाली है, तो आप इसको शून्य से भर लीजिए, और इनको क्या करना है? जोड़ देना है। बस आपका काम पूरा हो गया। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 8 6 14 की 4 हासिल का 1, तो 5 1 6 3 9, और यहाँ दशमलव रहेगा ही रहेगा, और ये 2, तो 29.432 इस तरह इसका जोड़ा जाता है। अब लेते हैं इसके सी और डी पार्ट। अब इसका जो सी पार्ट है उसको देते हैं। 27.076, पहले लिखने का तरीका पहले रेडी कर लिया करें, जिससे आपको आसान दुविधा ना रहे। 27.0, ये 7, ये 6। अब देखेंगे दूसरा वाला 0.55, शून्य कहाँ आएगा? यहाँ 0.55। अब देखिए इधर की जगह खाली और इधर भी जगह खाली, तो इन खाली जगहों पर आप शून्य लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर देखेंगे 0.004, तो इधर भी शून्य लगा लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं, बस जगह भर जाए। हमारी जगह भरते ही हमारी दुविधा खत्म हो जाती है और हमें काम करने में आसानी होती है। तो 6 और 4 10 की शून्य हासिल का 1 आप चाहे इधर लगा लीजिए, तो 1 7 8 8 5 13 की 3 हासिल का 1 यहाँ भी लगा लीजिए, और 5 और 1 ये हो गया 6, यहाँ दशमलव आ गया, ये अभी तक कोई 6 नहीं, तो ये 7 है और ये 2 है। इस तरह इसका जोड़ ही हो जाता है। बी पार्ट में देखेंगे तो बी पार्ट में भी यही है। ये लिखेंगे 25.65, और इधर देखेंगे 9.005, और इधर 0 और इधर 0, 3.7, तो 3.7, यहाँ 0 0 लगाइए, इधर लगाइए 0, और इसको जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ते हैं तो क्या आएगा? ये इधर से आ जाएगा 5, इधर से भी आ जाएगा 5, 6 7 6 13 की 3 हासिल का 1, यहाँ आ गया, तो 5 और 1 6 9 15 3 18 की 8, और हासिल का 1, और 2 और 1 ये हो गया 3। ये इसका सी के बाद डी, ये डी पार्ट था। डी के बाद अब हम ले लेते हैं इसका एक पार्ट और है ई, उसको भी।
हाँ, ई पार्ट में देखेंगे 0.75 और 10.425 और 2 को जोड़ना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा 0.75 और ये 10 कैसे बनेगा, यहाँ पर 10.425 और ये देखिए जगह खाली, यहाँ पर 0 से भर दीजिए। और 2 क्या है, पूरा पूरा है, तो अब इधर कुछ नहीं है तो आपको दशमलव लगा के बना देना है। ये अभी भी 2 ही कहलाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि दशमलव में इसके इधर शून्य का कोई मतलब नहीं होता, इधर शून्य का कोई मतलब नहीं, केवल जगह भरने के लिए लगाया गया है, ये ध्यान रखना है। इसके बाकी के शब्दों में अंकों में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 5 2 7, इधर 7 4 11 की 1, वहां से का 1 तो 2 और 1, यहाँ आ जाएगा 3, ये दशमलव भी लगा लीजिए और ये बन गया 13.175। इसमें देखेंगे तो ये है 280.6 और 9 और इसमें देखेंगे तो ये है 25.2 और देखिए 1 शून्य यहाँ लगा दीजिए, 1 शून्य यहाँ लगा दीजिए, पूरा होता चले। और 38, ये रहा 38, इसमें दशमलव नहीं है, सब दशमलव बना दीजिए, जो नहीं है उसको बना देना, ये दशमलव की खासियत है ना, खूबसूरती है। तो आपको ये बन जाएगा 9 6 2 8, यहाँ दशमलव 8 5 13 की 3, हासिल का 1 यहाँ लगा दीजिए, तो 8 1 9 2 11 11 3 14 की 4, हासिल का 1 और ये आ गया 3। ये इस तरह ये हमारा ई और एफ होते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन दूसरा है कि रसीद ने 35.75 रुपए में गणित की और 32.60 रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। ये रहा दूसरा प्रश्न। तो क्या करना है, इसको हल करने के लिए पहले इसकी इबारत लिखना शुरू कर देते हैं। तो कितने गणित की पुस्तक खरीदी है, 35.75 में, तो लिखेंगे गणित की पुस्तक की खरीदी, पुस्तक की खरीदी कितने में हुई, 35.75 रुपए के लिए आप ऐसा चिन्ह भी बना सकते हैं, ठीक है ना, तो ये रुपए ही बोला जाता है। और विज्ञान, तो यहाँ पर लिखेंगे विज्ञान की पुस्तक की खरीदी, ठीक है, और इसका है 32.60, ये है 32.60 और फिर क्या करना है, कुल धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल धन या कुल धन, और धन माने खरीदी, कुल धन खर्च किया, कुल धन खरीदी या खर्च लिखो सीधा सीधा, कुल धन खर्च किया, कुल खर्च किया गया था, कुल धन खर्च किया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर जोड़ देना है, जो ये खर्च किया वाला, तो यहाँ जोड़ने से क्या आ जाएगा, जोड़ दीजिए, ये भी रुपए लिखा दीजिए, तो रुपए का चिन्ह तो यहाँ लगा ही दीजिए, बस करना कुछ नहीं है। ये 5 से 5 आ जाता है, 7 6 13 की 3, ये दशमलव, हासिल का 1, तो 1 और 5 6 और 2 8 और 3 3 6 यानी 68 ये 68.35 यानी 68 रुपए 35 पैसे का उसने कुल खर्च किया। ये इसका जवाब हो जाता है, ठीक है। इसी का अगला प्रश्न लेते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि राधिका के माँ ने उसे 10.50 रुपए नहीं 10 रुपए 50 पैसे दिए और पिता ने 15.80 रुपए दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन की, यानी द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो जी माँ ने कितना दिया है, तो माँ द्वारा यहाँ पे हल लिख लीजिए,
और माँ द्वारा दिया गया धन, ऐसे लिखेंगे, माँ द्वारा दिया गया धन बराबर 10.50। अब रुपए की जगह ऐसा चिन्ह लगा लीजिए, बढ़िया रहेगा, है ना। और उसके पिता ने, तो पिता द्वारा दिया गया धन, पिता द्वारा कितना दिया गया है 15.80, 15.80 और ये रहा रुपए। तो कुल धन ज्ञात कीजिए, तो यहां पर लिखेंगे कुल धन, कुल धन माता पिता द्वारा दिया गया धन, कुल धन, ठीक है, कुल धन लिख देंगे तभी काम चलेगा। और यहाँ पर जोड़ो का चिन्ह लगा देना है। अब इसको जोड़ देना है, ये हो जाएगा 0, ये 8 5 13 की 3, ये रुपए का चिन्ह लगा दीजिए। और ये 8 5 13 के बाद ये 1 आ गया, तो 5 और 1 ये यहाँ दशमलव लगा लीजिए, 5 और 1 ये 6 हो गया, और ये हो गया 2, यानी 26 रुपए 30 पैसे। तो आंसर आ गया 26.30 रुपए। ये ऐसे आपको हल करना है। लेते हैं अगला पार्ट। क्वेश्चन 4 है कि नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए जी, ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सैकड़ा और दशांश और शतांश का, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। कमीज के लिए कपड़ा, कमीज का कपड़ा कितना है, 3 मीटर 20 सेमी। ये चाहे हटा लो क्योंकि उसमें भी नहीं लगाया, ठीक है। और पैंट का कपड़ा कितना है, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 5 सेमी। फिर कुल कपड़े की लंबाई, यानी कि कुल कपड़ा कितना हो जाएगा, इसको ज्ञात करना है। अब इसको देखिए क्या करना है, इसको बदलना भी पड़ेगा क्योंकि ये इस तरह लिखा हुआ है। तो इसको जब बदल के लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे ये ध्यान रखते हैं। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को तो हम लिख सकते हैं 3.20, ठीक है। और मीटर में है तो इसका पहले हम मी लिख दें, सेमी, क्योंकि दशमलव लगा दिया है तो ये सेमी शब्द हट जाएगा। और इसी 2.5 सेंटीमीटर को कैसे लिखते हैं, इसको भी हम बदलेंगे तो 2.0 और 5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि केवल 5 है, 50 नहीं है, ध्यान रखना है। 5 यहाँ नहीं आएगा, 5 इधर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 5 कैसे लिखेंगे, 100 में 5 यानी 0.5 लिखा जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहे हैं। तो कुल कपड़ा, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो इसका जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा, हम लिखेंगे 3.20 मीटर और इधर 2.05 मीटर, और इन दोनों को जोड़ देना। तो इसकी कुल लंबाई निकल आएगी। तो ये आ जाएगा 5, यहाँ मीस लिख दीजिए, और इधर आज लिख दीजिए 2, और इधर लगे 3 2 5, और ये दशमलव, यानी 5.25 मीटर, ये इसकी कुल लंबाई आ जाती है। यानी कपड़े की कुल लंबाई, कुल कपड़ा की लंबाई की लिए लिख दीजिए की लंबाई, ये ऐसा ही ऐसा लिख दीजिए, कुल कपड़े की लंबाई 5.25 मीटर हो जाएगी। लेते हैं प्रश्न नंबर अगला 5 नंबर। अब 5वां प्रश्न लेते हैं। नरेश प्रातः काल में 2 किलोमीटर और 35 मीटर चला और सायंकाल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, वह कुल कितनी दूरी चला। तो पहले एक काम करेंगे, हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, जिससे हमको बदलने में आसानी रहे। पैमाना क्या होता है,
1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। यानी कि हमें ध्यान रखना है, अगर कहीं कोई मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो हमको इतने अंक का ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। प्रातःकाल 2 किलोमीटर 35 मीटर चला। तो प्रातःकाल चला, प्रातःकाल चला कितना? 2 किलोमीटर और ये 35 मीटर, ठीक है। सायंकाल चला, सायंकाल चला कितना? 1 किलोमीटर 7 मीटर, 1 किलोमीटर और 7 मीटर। तो क्या है कुल दूरी? कुल दूरी कितनी हो जाएगी, इसको ज्ञात करना है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको हम पहले बदल लेते हैं। किसमें बदल देते हैं? दशमलव में। तो देखिए 2 किलोमीटर 35 मीटर को कैसे लिखेंगे? तो 2 किलोमीटर तो पूरा पूरा है, 35 मीटर कैसे बनेगा? 0, 3, 5 और किमी लिखेंगे, क्योंकि किलोमीटर बदलना है। समझ में आ रही है? अगर हम ये 3 को पहले लिख देंगे, 5 को, तो 350 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 में ले रहे हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो इधर के दशमलव के बाद के जो अंक आएंगे, वो जो 3 अंक हैं ये शून्य वाले, वो 3 अंक पूरे करने पड़ेंगे। समझ में आ रही है? तो 35 मीटर का मतलब हो गया 0, 3, 5। इसी तरह इसका मतलब 1 किलोमीटर 7 मीटर में कितना आ जाएगा? 1.007 किमी। अब समझ में आ गया? लिखना इसको पहले दशमलव में बदलना जरूरी है। 7 मीटर का मतलब होता है 1000 में 7वां, ठीक है? समझ में? 1000 का 7वां भाग। तो अब इधर क्या करेंगे, इसको योग कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 2.035 किमी और 1.007 किलोमीटर। ये अभी चूंकि किलोमीटर में दिया, बाद में हम इसको मीटर में बदल देंगे। तो 7, 5 यहाँ जोड़ दीजिए। तो 7, 5, 12 की 2, हासिल का 1, 3 और 1 की 4, और ये इधर तो कुछ जा नहीं रहा, तो ये 0 और ये 3.4042। इसका मतलब हो जाएगा, ये क्या, ये सब किलोमीटर में आया है। कहाँ में आया? किलोमीटर। लेकिन कुल दूरी ज्ञात करना है, तो कुल दूरी कितना है? अभी हम इसको जो है मीटर में भी दिया है, तो हम मीटर में भी लिख देंगे। तो इसका आ जाएगा कुल दूरी, क्या लिखेंगे? कुल दूरी कितनी? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 42 मीटर भी है, तो यहाँ लिखेंगे 42 मीटर। अब शून्य इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 1000वें हिस्से का है, तो 3 किलोमीटर, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर और 42 मीटर, इसका ये जवाब आ जाएगा हमारा। समझ में आ रही बातें? अब लेते हैं प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन 66वां है कि सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से और 7 किलोमीटर 5 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल घर से कितनी दूर है? तो शुरू करते हैं। कितने? बस से दूरी। हाँ, तो बस से तय की गई दूरी। तो बस से तय की गई दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर और 268 मीटर। बगल में वहां पर हम बदल के लिख देंगे, ठीक है। और ये हो गया बस से। फिर यहाँ कार से, तो यहाँ लिखेंगे कार से तय की गई दूरी कितनी है? 500 मीटर। तो 500 मीटर, ठीक है। और सॉरी, बस से 7 किलोमीटर 7 मीटर है। 7 किलोमीटर 7 मीटर है। यहाँ पर 7 किलोमीटर और 7 मीटर है ये। और ये क्या बोलते हैं, ये पैदल। तो पैदल तय की गई दूरी ये है 500 मीटर, ये है 500 मीटर।
अब आप क्या करें कि इसको पहले बदल लें, यहाँ कुल दूरी ज्ञात करनी है। क्या करना है? कुल दूरी ज्ञात करना है। अब इसको बदल लीजिए, तो इसको बदलने के लिए दशमलव में बदल लीजिए, तो 15.268 और ये किमी आ जाएगा, किलोमीटर। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद के अंक जो है हमने लिख दिए, मीटर को दशमलव में बदल, किलोमीटर में बदल दिया। तो इसी तरह इसको बदल लीजिए, 7 किलोमीटर, तो 7.007 किमी, किलोमीटर मतलब 7 मीटर, मतलब 1000 में 7वां हिस्सा है, तो 1000 में 7 हिस्सा ऐसे लिखेंगे। और 500 मीटर का मतलब हो जाएगा 0.500 किलोमीटर। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ है 500 का मतलब पूरा पूरा 500, ना कि 5 नहीं बनाना इसको। तो अब कुल दूरी के लिए आप यहाँ करें चाहे तो यहीं पर जोड़ दें, ये दीजिए, हम यहीं पर जोड़े दे रहे हैं, ठीक है ना, बाद में यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो ये 8 7 15 की 5, ये किलोमीटर तो है ही, और हासिल का 1, 6 और 1 7, और 5 और 2 7, और ये दशमलव 7 5 12 की 2, हासिल का 1, तो 1 और 1 2, 22.775 किलोमीटर। यानी अब हमको इसके मीटर किलोमीटर में भी लिख दीजिए, किलोमीटर मीटर में बदल के, तो 22.775 का अर्थात हो गया कुल दूरी यानी आ गई 22 किलोमीटर, और कितना है 775 मीटर। ये आ जाएगा हमारा जवाब। इतनी दूरी हुआ उसने तय करी, 22.775 को इसको इस तरह लिखेंगे। अब ये बचा है 7वां, उसको भी लेते हैं। 7वां प्रश्न लेते हैं। रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किग्रा यानी 2 किलोग्राम और 200 ग्राम चीनी और 100 किलोग्राम 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा खरीदारी का कुल भार या वजन ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले लिखें चावल का भार। चावल का भार कितना है? 5 किग्रा और 400 ग्राम, माने 5 किलोग्राम 400 ग्राम। इसको बदल के यहाँ बगल में लिखेंगे, ठीक है। और लेंगे चीनी का भार, तो यहाँ लिखेंगे चीनी का भार। चीनी का भार कितना है? 2 किलोग्राम यानी कि किग्रा और 200 ग्राम, ये चीनी का भार है, ठीक है। अब बचा आटा, तो यहाँ पर लिख देंगे आटा का भार, तो ये हो जाएगा आटा का भार कितना है? 100 किलोग्राम। आटा सबसे ज्यादा लगा है, देखो 100 किलोग्राम और 850 ग्राम। अब इसको बदल के लिखे तो, और क्या कुल भार ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख लीजिए कुल भार और इसी को ज्ञात करना है। तो इसको बदल के यहाँ लिख लेते हैं, तो दशमलव बना लेते हैं इन सबका। तो 5 किलोग्राम 400 ग्राम को कैसे लिखेंगे? 5.400, और अब ये ग्राम हट जाएगा, क्योंकि जैसे ही दशमलव लगाते हैं तो ये किलोग्राम बन जाता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? इसमें लिखेंगे तो 2 किलोग्राम की तो 2.200, और ये किलोग्राम में बदल गया। अब ग्राम शब्द हट जाएगा, फिर बदल के आंसर में ग्राम बना देंगे। तो और 100 कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 0.850 किलोग्राम। कुल भार के लिए क्या करना है? इसी को जोड़ देना है, यहाँ पर धन लगा दीजिए, यह कुल भार के लिए जोड़ देना है। तो ये जो किलोग्राम की जगह तो किलोग्राम लिख दीजिए, और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, ये 8 2 10 4 14 की 4, हासिल का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 6 और 2 8, और ये जर कुछ गया नहीं, ये है तो 108.450 किग्रा। अब इसको किलोग्राम और वजन में भी कर दीजिए, तो कुल भार आ जाएगा 108 किलोग्राम और 450 ग्राम। ये इसका जवाब हो जाएगा।
इस तरह इसका जवाब देना है। इस तरह ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में अगले वीडियो में।